नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस चुनाव में खबरें तो आ रही थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चुनाव में जोर नहीं लगा रहे हैं, मगर पुराना अनुभव यही कहता है कि ऐसी खबरों को हमेशा कम विश्वास से देखना चाहिए। लेकिन अब जेपी नड्डा ने आरएसएस को उनकी जगह बताकर मोदी की बीजेपी और संघ के बीच बन रही खाई को और चौड़ा कर दिया है। अब इसके दो असर हो सकते हैं, या तो नड्डा के बयान का खंडन शुरू होगा या फिर आरएसएस को अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना होगा। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि जयराम रमेश योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट से आरक्षण विरोधी लेख निकालकर क्या बताना चाह रहे हैं। आरक्षण की आग में सुलगता देश, इसको देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश। और योगी जी ने इस 2 पन्ने के लेख में, ये करीब 2014 या 2015 में लिखा होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर ये सीधा आक्रमण है। मगर पहले जेपी नड्डा के इंटरव्यू पर बात करेंगे जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। नड्डा के इंटरव्यू को लेकर कई लोग उत्साहित हो सकते हैं कि आरएसएस और बीजेपी में अनबन है, लेकिन याद रखिएगा, ईडी और जेल जाने का डर उनके भीतर भी ज्यादा है। विपक्ष को जेल भेजकर असल में बीजेपी और संघ को भी चुप कराया गया है। दिलचस्प यह है कि जेपी नड्डा, जो खुद एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, बीजेपी के परमानेंट मातृ संगठन को उसकी जगह बता रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू से नड्डा ने कहा कि बीजेपी उस समय से अब काफी बड़ी हो गई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी। अब बीजेपी सक्षम और अपने मामले खुद संभालती है। आरएसएस वैचारिक फ्रंट है और अपना काम करता है। जेपी नड्डा ने कितनी सफाई से बीजेपी और आरएसएस में काम के बीच का बंटवारा कर दिया। उन्होंने वैचारिक फ्रंट बनाकर बीजेपी के भीतर और बाहर से काम कर रहे आरएसएस के लाखों कार्यकर्ताओं की भूमिका भी तय कर दी। इंडियन एक्सप्रेस में जेपी नड्डा का इंटरव्यू कल छपेगा, लेकिन इसके अंश को लेकर आज अखबार ने पहली खबर बनाई है। लिज मैथ्यू ने लिखा है कि नड्डा से पूछा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर आज के समय के बीच आरएसएस की मौजूदगी कितनी बदल गई है। इसी के जवाब में जेपी नड्डा कहते हैं कि शुरू में हम अक्षम होंगे, थोड़ा कम होंगे, आरएसएस की जरूरत पड़ी थी, आज हम बढ़ गए हैं, सक्षम हैं, तो बीजेपी अपने आप को चलाती है। यह बात मोहन भागवत कहते तो शायद ठीक लगती, लेकिन जिसे बड़ा किया जाता रहा है वही कह दे कि अब हम बड़े हो गए हैं, तो उसे खड़ा करने में दिन रात खटने वाले संघ के प्रचारकों को बात कुछ चुभ सकती है। यह जरूर है कि मोदी के दौर में दर्द बाहर नहीं आएगा। सबको नितिन गडकरी की तरह सहना और रहना सीखना होगा। एक नजर में जेपी नड्डा का यह बयान तो पाकिस्तान जाकर जिन्ना को सेकुलर बताने वाले आडवाणी के बयान के जैसा लगता है, मगर वैसा असर होगा नहीं, क्योंकि उस समय आरएसएस का दबदबा था। इतना कि 2005 में आडवाणी को बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी 6 दिनों के लिए पाकिस्तान गए और जिन्ना की कब्र पर चले गए। आज मोहन भागवत इस स्थिति में नहीं है कि अपना जोर दिखा सकें। उन्हें पता है कि यह वो बीजेपी नहीं जिसे संघ ने खड़ा किया था। मोदी की बीजेपी है, मोहन भागवत की नहीं। जेपी नड्डा जिस पद पर हैं, उस पद पर उनका चुनाव नहीं हुआ है। वे बीजेपी के मनोनीत अध्यक्ष हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव में शशि थरूर को हराने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वैसे जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं बने। जेपी नड्डा को काफी समय से विस्तार मिल रहा है। इस समय भी जून के महीने तक के लिए विस्तार पर हैं। आमतौर पर जेपी नड्डा को लेकर मजाक उड़ता है कि विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी हारती है तब टीवी चैनलों पर मोदी की जगह नड्डा की तस्वीर लगा दी जाती है। यह बात सही भी है। जब बीजेपी जीतने लगती है तो चैनल वाले मोदी की तस्वीर लगाते हैं, जब हारती है तब नड्डा की तस्वीर लगा देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए नड्डा बीजेपी की सत्ता संरचना में तीसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बयान दिया वो पहले नंबर के नेता के कद का है। बल्कि पहले नंबर के नेता अगर ऐसा बयान देते तो आरएसएस खुद को समझा भी लेता,
लेकिन नड्डा के कहने के बाद संघ का भीतरी दर्द थोड़ा बढ़ तो जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू ने सवाल पूछा, क्या बीजेपी को अब आरएसएस के समर्थन की जरूरत नहीं? नड्डा कहते हैं, देखिए पार्टी बड़ी हो गई है, हर किसी की भूमिका तय हो चुकी है। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, हम लोग राजनीतिक संगठन हैं। संघ की जरूरत का सवाल नहीं। आरएसएस वैचारिक फ्रंट है, वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। हम अपनी तरह से अपने मामलों को संभालते हैं और एक राजनीतिक दल को वही करना चाहिए। इस तरह के बयान आरएसएस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस समय में चुनाव के बीच में नड्डा का यह बयान अलग अर्थ रखता है। बीजेपी में हर किसी को पता होता है आरएसएस के बारे में कब, क्या और कैसे बात करनी है। बेशक आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहता है, लेकिन सबको पता है कि बीजेपी में आरएसएस के लोग सक्रिय रहते हैं। आरएसएस बीजेपी के मुद्दों को सर पर ढोती है या संघ के मुद्दे को बीजेपी अपने कंधे पर, कोई फर्क नहीं करता। बाईस जनवरी का यह दृश्य बार बार नजर के सामने आता है। जिस मोदी के कैबिनेट के मंत्रियों को अयोध्या नहीं आने दिया गया, उनकी ड्यूटी कहीं और लगा दी गई कि टीवी पर जनता के बीच उद्घाटन का प्रसारण देखें। उस मोदी के साथ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ मंदिर में मौजूद थे। शिलान्यास के समय भी मोहन भागवत और योगी थे। 22 जनवरी को मोदी की मौजूदगी में मोहन भागवत ने भी भाषण दिया था। राम मंदिर का माहौल बनाने में आरएसएस ने बीजेपी से ज्यादा जोर लगाया। उसके ही कार्यकर्ता हाउसिंग सोसाइटियों में घूमते रहे। जेपी नड्डा कहते हैं बीजेपी अब बड़ी हो गई है। कभी आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन बीजेपी के भीतर संघ से आए हुए लोग जो काम कर रहे हैं, क्या वे भी संघ से बड़े हो गए हैं? उनकी निष्ठा बदल गई है। क्या उन्हें नड्डा का यह बयान पसंद आएगा? अभी चुनाव है तो रस्म निभाने के लिए सबको पसंद आएगा, मगर राजनीति को समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं नड्डा जैसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता के इस बयान से आरएसएस को अच्छा नहीं लगा होगा। यह जरूर पता किया जाना चाहिए कि नड्डा जी ने खुद कहा है या यह विचार मोदी जी के भी हैं। आज उद्धव ठाकरे ने मुंबई में इस इंटरव्यू के संदर्भ में बयान दिया। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जेपी नड्डा जी ने जो कहा है कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहा, उस पर आपका क्या कहना है? खड़गे साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने बाराबंकी की सभा में कहा है कि अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे, उस पर आपका क्या कहना है? थैंक यू। ठीक है, आपने क्या कहा था नड्डा साहब, तो अभी इतना ही बाकी है। वो आरएसएस को भी नकली आरएसएस कह देंगे कल उठकर। और मुझे तो अभी आरएसएस को खतरा महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि आरएसएस को वो उसके ऊपर वो बंदी लगाएंगे। भाई जर का ते असं म्हणतात की राम मंदिरावर ती काँग्रेस बुलडोजर चलाएगी, तो आरएसएस पर बैन भाजपा लगाएगी। सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। कुछ भी हो, नरेंद्र मोदी यह काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि नड्डा के बयान के बाद नरेंद्र मोदी संघ को मनाने के लिए ही दौड़ेंगे। मैंने एक बात नोट की है, मोदी के राज के पहले संघ प्रमुख के बयान पहले पन्ने पर छपा करते थे, खासकर उन अखबारों में जिन्होंने हमेशा ही बीजेपी और संघ की राजनीति को आगे बढ़ाया। लेकिन 2014 के बाद से मोहन भागवत के बयान 5वें और 6ठे पेज पर मामूली खबर के रूप में छपता देख अक्सर खटकता रहा कि इस अखबार में संघ प्रमुख पन्ना प्रमुख की जगह छप रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? संघ के लोग उस अखबार का नाम मुझसे बेहतर जानते हैं। संयोग से 18 मई के ही दैनिक भास्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास की याद दिलाई गई है। इंद्रभूषण मिश्रा ने अपने अब तक के 3 खंडों में आरएसएस पर रिसर्च आर्टिकल छापे हैं। तीसरे लेख में संघ से जुड़े 6 विवादों के बारे में बताया गया है। लिखा है कि 52 साल तक आरएसएस तिरंगा नहीं फहराया। गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया। इंद्रभूषण मिश्रा लिखते हैं कि फरवरी 1948 में सरदार पटेल ने नेहरू को एक पत्र में लिखा और भेजा कि गांधी जी की हत्या में
आरएसएस का सीधा हाथ नहीं था। इस हत्या में हिंदू महासभा के गुट का हाथ था। आरएसएस कई दूसरे पापों और गुनाहों के लिए जवाबदेह है, मगर इस पाप के लिए नहीं। लेकिन कुछ महीने के बाद 1948 के जुलाई में पटेल ने हिंदू महासभा के नेता और बाद में जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में पटेल ने लिखा कि गांधी जी की हत्या का केस अभी कोर्ट में है, इसलिए आरएसएस और हिंदू महासभा इन दोनों संगठनों के शामिल होने पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स में इस बात की पुष्टि होती है कि जो हुआ वो इन दोनों संगठनों की गतिविधियों का नतीजा है। आरएसएस की गतिविधियों के कारण भारत सरकार और इस देश के अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा पैदा हुआ है। लेकिन भास्कर इस वक्त आरएसएस पर 3-3 लेखों की श्रृंखला क्यों छाप रहा है? बिल्कुल छापना चाहिए। बार बार बताया जाना चाहिए कि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर क्यों बैन लगाया। अगले साल यानी 2025 में आरएसएस के 100 साल होने हैं स्थापना के, और नड्डा जी का यह बयान आया है। वैसे उस रोज आप नड्डा जी को भी संघ की पतलून में देखेंगे। हर कोई जानता है कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने अघोषित रूप से और घोषित रूप से बीजेपी के लिए अपना जीवन दिया है। लेकिन नड्डा का यह बयान कि बीजेपी सक्षम हो गई है, एक तरह से वे आरएसएस की भूमिका मान भी रहे हैं और आगे की भूमिका से अलग भी करते नजर आ रहे हैं। नड्डा कहते हैं, देखिए पार्टी बड़ी हो गई है, हर किसी की भूमिका तय हो चुकी है। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, हम लोग राजनीतिक संगठन है, संघ की जरूरत का सवाल नहीं। आरएसएस वैचारिक फ्रंट है, वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम अपनी तरह से अपने मामलों को संभालते हैं और एक राजनीतिक दल को वही करना चाहिए। नड्डा के बयान पर मोहन भागवत के स्वागत का इंतजार कीजिए। इस दौर में स्वागत करने के अलावा उनके पास दूसरा विकल्प नहीं। आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी संघ की बीजेपी नहीं, आज की बीजेपी आलीशान पार्टी है, बेहद अमीर पार्टी है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने हर जिले में नया दफ्तर बनाया, उसे सुसज्जित किया। भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने एक साथ इतनी जगहों पर नया दफ्तर नहीं बनाया होगा। पत्रकार एम राजशेखर ने वायर में लिखा है, इसका शीर्षक है बीजेपी को 60,000 करोड़ का हिसाब देना होगा। राजशेखर बताते हैं कि अगस्त 2014 में मोदी ने ऐलान किया कि हर राज्य और हर जिले में बीजेपी का दफ्तर होना चाहिए और इनमें आधुनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अगले साल बीजेपी ने ऐलान किया कि देश भर के 694 जिलों में से 635 जिलों में नए दफ्तर बनाएगी। मार्च 2023 तक इस टारगेट को बढ़ाकर 887 कर दिया गया। राजशेखर ने लिखा है कि 2014 से 23 के बीच बीजेपी ने सिर्फ इमारतों और कैंपेन पर 74,000 करोड़ से लेकर 1,00,000 करोड़ तक का खर्चा किया है। यह आंकड़ा इस अंतराल में पार्टी की घोषित आय से 5 से 7 गुना अधिक है। वे लिखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो आंकड़ा सामने आया है वो असल आय का 10% भी नहीं हो सकता। इस लेख पर कम बात हुई, लेकिन यह तो सबने देखा कि सैकड़ों जिलों में बीजेपी का नया दफ्तर बना। जाहिर है बीजेपी के पास पैसा तो है, इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट से ही उसके पास करीब 13,000 करोड़ से अधिक पैसा आया है। इतने पैसे से जेपी नड्डा अपने पुराने कार्यकर्ताओं को फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट कर सकते हैं या चुनाव के समय बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता को 1-1 लाख की सैलरी दे सकते हैं। इतनी अमीर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ तो मिलना ही चाहिए, उन्हें भी मांगना चाहिए। मोदी सरकार के 10 साल में सिर्फ एक वाकया ऐसा हुआ जब मोदी के मंत्री संघ के साथ मीटिंग करने गए, उसके बाद से दोबारा यह वाकया नहीं हुआ। आरएसएस का जिक्र केवल इसी संदर्भ में आता रहा कि मोदी को जिताने के लिए घर घर में इसके कार्यकर्ता घूम रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में भर्तियों में अपने लोगों को लगवाने में लगे हैं। नड्डा की बात पर गौर करने से पहले डेरेक ओब्रायन का यह लेख देखिए। यह लेख भी इंडियन एक्सप्रेस में छपा है।
तृणमूल के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कुछ दिन पहले आरएसएस भाजपा के रिश्ते पर इंडियन एक्सप्रेस में ही एक लेख लिखा। बताया कि मोदी सरकार के 10 में से 7 मंत्री संघ परिवार से हैं, 10 में से 4 राज्यपाल प्रचारक रह चुके हैं, आरएसएस के वॉलंटियर रह चुके हैं, 12 में से 8 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्वयं सेवक हैं। डेरेक लिखते हैं कि कई शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख भी संघ और संघ से सहानुभूति रखने वाले लोगों को बनाया गया है। 5 अप्रैल 2024 को रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आस्था सव्यसाची ने एक शानदार रिपोर्ट की। शीर्षक है, केंद्र ने संघ परिवार भाजपा नेताओं और सहयोगियों को सौंपे 62% नए सैनिक स्कूल। इतना कुछ संघ को दिया जा रहा है, मिला है, लिया जा रहा है। इसके बाद भी जेपी नड्डा कह रहे हैं बीजेपी सक्षम है, आरएसएस की जरूरत नहीं, वह वैचारिक फ्रंट है। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिए। नड्डा का यह बयान चुनावी कारणों की वजह से हो सकता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, यह समझ लीजिए। यह घटना सितंबर 2015 की है। दिल्ली के वसंत कुंज स्थित मध्य प्रदेश भवन में 10 घंटे की मीटिंग हुई। राजनाथ सिंह, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली, दिवंगत सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा सब गए थे। आरएसएस के 15 सहयोगी संस्थानों ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। उस समय राम माधव जनरल सेक्रेटरी थे। 3 दिनों की इस मीटिंग में मंत्रियों ने संघ के सदस्यों को प्रेजेंटेशन दी। मीटिंग की अध्यक्षता मोहन भागवत कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, इस मीटिंग में बीजेपी आरएसएस के 90 से अधिक नेता शामिल हुए। यह पहली बार था कि सरकार बनने के बाद बीजेपी और आरएसएस की ऐसी मीटिंग हुई। रणदीप सुरजेवाला ने उस समय बयान दिया था कि यह लोकतंत्र का मजाक है। उस समय कांग्रेस के सदस्य और प्रवक्ता आरपीएन सिंह ने कहा कि इस मीटिंग से साफ हो जाता है आरएसएस ही सरकार को चला रही है और इसके मंत्री भारत के लोगों को नहीं, आरएसएस के प्रति जवाबदेह हैं। क्या बात है। और कहा जा रहा है कि संघ सरकार चला रही है, क्या कहेंगे इस विरोधियों के आरोप पर? मैं भी गया था उस संघ की बैठक में। नहीं, लेकिन सर एक आरोप लगाया जा रहा है कि एकदम मैं यह आरोप पूरी तरह से बेसलेस है, बेबुनियाद है, निराधार है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं, प्रधानमंत्री जी आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, इसलिए इसको लेकर कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आरपीएन सिंह अब बीजेपी में हैं। 9 साल बाद वाकई बीजेपी बड़ी हो गई है। जेपी नड्डा कहते हैं कि बीजेपी अब सक्षम है। इसका मतलब क्या है? क्या यह मतलब है कि चुनाव में संघ मदद नहीं करेगा तब भी चुनाव जीत जाएंगे? क्या नड्डा संघ को चुनौती दे रहे हैं, उसकी जगह बता रहे हैं? एक बात समझिएगा, आरएसएस भी सत्ता के बिना नहीं रह सकता। इस 10 साल में इतनी चीजें बिगड़ी, अब उन्हें भी किसी तरह से सत्ता ही चाहिए, खुद को बचाने के लिए भी। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल में संघ प्रमुख को चीजें गलत नहीं लगी होंगी, लेकिन जब सत्ता मिल रही थी तब चुप ही रहे, तो अब आगे भी चुप रहना होगा। आज आरएसएस बीजेपी की बी टीम लगती है, तभी तो बीजेपी के प्रचार पोस्टरों पर एक ही नेता की तस्वीर है। वो हैं तो बीजेपी है, वो हैं तो शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी। राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है, 2029 में भी मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उस समय उनकी उम्र करीब 80 साल होगी। राजनाथ का यह बयान बता रहा है कि आज की बीजेपी में जब इतना ही कहने की आजादी है तो इतना ही बोलो कि 2029 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और बहुत खुश करना है और कुछ नहीं बोल सकते तो क्या पता एक दिन यह भी कह देंगे 2035 में वही प्रधानमंत्री बनेंगे। नेताओं का दावा करने वाली पार्टी पिछले 10 साल से अगले 10 साल के लिए एक ही नेता के नाम के नारे लगा रही है। इस मामले में राहुल गांधी ने समय से पहले अपनी आगे की राजनीति की बुनियाद रख दी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी आरएसएस को लेकर खुलकर बोलने लगे हैं। विपक्ष के खेमे से किसी भी नेता से ज्यादा राहुल इस मामले में मुखर हैं। उनके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी संघ को लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि यह चुनाव विचारधारा की लड़ाई है, मगर बीजेपी के भीतर तो सत्ता की लड़ाई चल रही है। मलाई मिलेगी या नहीं, इसे लेकर संघ को ही जगह बताई जा रही है। आप चलिए, हम बड़े हो गए हैं। यह चुनाव
दो विचारधाराओं के बीच में है। इंडिया अलायंस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, रेवंत रेड्डी जी कहते हैं कि इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस के नेता कहते हैं इस किताब को बदल दिया जाए, इसको फेंक दिया जाए। हम इस किताब की रक्षा करेंगे। कोई भी शक्ति इस किताब को डैमेज नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता। खास करके हमने जो आज शपथ लिया, इस देश में संविधान बचाने का शपथ लिया है, इसको बचा के रहेंगे, हर कीमत पे बचाएंगे। ये संविधान सबके लिए है, सिर्फ रिजर्वेशन के लिए नहीं है। ये संविधान हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए है। बोलने का अधिकार, लिखने का अधिकार, हमको जो काम करना चाहिए उसका अधिकार, हर चीजों का अधिकार इस किताब में है। इसको छीनना चाहते हैं मोदी जी, आप लाख कोशिश करो, आप कभी इसको छू नहीं सकते, और आपकी आरएसएस भी इसको छू नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सीरीज जरूरी है, उसे आप पढ़िए। इस सीरीज में आरक्षण और संघ के विवाद पर भी विस्तार से लिखा जा रहा है। 2015 में ऑर्गेनाइजर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का इंटरव्यू छपा। उस इंटरव्यू में उन्होंने आरक्षण को लेकर बयान दिया और हंगामा मच गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा करनी चाहिए। लालू यादव व नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव में इस मुद्दे को खूब भुनाया। इसके बाद संघ को बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। 29 सितंबर 2015 को संघ ने मोहन भागवत के आरक्षण के बयान पर विज्ञप्ति जारी करते हुए अपना पक्ष रखा। अभी तक भास्कर लिखता है 6 सर संघ चालक हुए हैं, इनमें से 5 मराठी ब्राह्मण और 1 उत्तर प्रदेश से आने वाले ठाकुर, यानी सभी सवर्ण। संघ के दूसरे सर संचालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में वर्णाश्रम व्यवस्था यानी जातिवादी व्यवस्था की तारीफ की है। मनमोहन वैद्य का भी बयान है कि लंबे समय तक आरक्षण की व्यवस्था ठीक नहीं। आरक्षण को लेकर संघ समीक्षा की बात कहकर उन सपनों को जगा देता है जिसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए फैलाया जाता है कि आरक्षण एक दिन खत्म होगा। आज बीजेपी के समर्थकों में बहुत सारे इस पर यकीन करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन वोट दूसरों का भी चाहिए, इसलिए आधिकारिक रूप से इसका खंडन कर दिया जाता है और बढ़ चढ़कर आरक्षण का समर्थन किया जाता है। इसके बाद आरक्षण विरोध के प्रमाण संघ और बीजेपी नेताओं के यहां से मिल ही जाते हैं। जयराम रमेश ने 2.25 मिनट का एक वीडियो बनाया है। बताया है कि योगी आदित्यनाथ की अपनी वेबसाइट है, उस पर आरक्षण के विरोध में लेख है। यह वीडियो 17 मई को अपलोड हुआ है। आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वेबसाइट। ये है, लिंक है yogiadityanath.in, और इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं योगी जी के काम के बारे में, योगी जी के सोच के बारे में, योगी जी के लेख के बारे में। और यहां लिखा हुआ है लेख। तो हम लेख में जाते हैं तो बहुत सारे लेख यहां शामिल किए गए हैं। एक लेख है, 25 नंबर का लेख है। अगर आप देखें इसका शीर्षक क्या है, इसका ये शीर्षक है, आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसको देखिए, आरक्षण की आग में सुलगता देश। और योगी जी ने इस 2 पन्ने के लेख में, ये करीब 2014 या 2015 में लिखा होगा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल हमारे संविधान पर, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर ये सीधा आक्रमण है। ऐसे शब्द, निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, और कहते हैं विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, और कहते हैं आरक्षण का ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसे भाषा का इस्तेमाल करना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकमात्र व्यक्ति नहीं है। मैं समझता हूं ये सोच आरएसएस की सोच है, ये सोच प्रधानमंत्री की सोच है। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हटाना चाहते हैं, 400 पार 400 पार का नारा देकर। असली बात तो ये है कि कभी भी आरएसएस और बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से वो स्वीकारती कभी नहीं थी। 1949 में, 30 नवंबर 1949 में ऑर्गेनाइजर, जो आरएसएस की एक पत्रिका है, प्रकाशन है, उसमें लिखा गया था कि इस अंबेडकर के संविधान में मनुवादी आदर्श कहीं नहीं मिलते। मनुवादी
आदर्शों से ये प्रेरणा नहीं लेती है। ये उनका लेख है, ये उनका कहना है। तो आज 2024 में हम इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए इस चुनाव में उतरी है। जयराम रमेश फैक्ट चेकर बन गए हैं। जब मीडिया सत्यता की तफ्तीश नहीं कर रहा, सवाल नहीं पूछता, तो राजनीतिक प्रवक्ता ही फैक्ट चेकर, पत्रकार सब कुछ बन रहे हैं। जयराम लैपटॉप लेकर बैठे हैं, वेबसाइट के पहले पन्ने से वीडियो शुरू होता है, लिंक बताते हैं, फिर लेख वाले सेक्शन में जाते हैं, 25वें नंबर के लेख का शीर्षक पढ़ते हैं, आरक्षण की आग में सुलगता देश। बीजेपी कांग्रेस पर मुसलमानों को आरक्षण देने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी के ही सहयोगी चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को आरक्षण देने का वादा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी चंद्रबाबू नायडू का नाम लेकर यह मुद्दा नहीं उठाया, जबकि उनके साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं। कर्नाटका में यह आरक्षण कब से लागू है? बिहार में आरक्षण कर्पूरी ठाकुर के समय से दिया जा रहा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। इस चुनाव के बाद अगर आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी को बहुमत मिला और लोकसभा की सीटें उनकी बढ़ गई तो मोदी उनसे हाथ मिलाने में संकोच नहीं करेंगे। जगन रेड्डी ने भी कहा है कि मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण जारी रहेगा। आरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान एक तरफा छाप दिया जाता है। इसी तरह से मुस्लिम आरक्षण को लेकर नैरेटिव बनाया गया, मगर आपको नहीं बताया गया कि बीजेपी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जिनके साथ चुनाव लड़ रही है, चुनाव के बाद जिनसे हाथ मिला सकती है, दोनों मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं। क्या इस आधार पर बीजेपी उनसे हाथ नहीं मिलाएगी? हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पड़ोसियों को जरूर दिखाइएगा, एक आध अंकिलों को भी दिखाइए तो आपका विशेष रूप से शुक्रिया अदा करूंगा। भारत की राजनीति में अंतिम रूप से अभी कुछ भी नहीं लिखा गया है। जेपी नड्डा आरएसएस के बारे में बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।